तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग एस्केपर के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंशी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करता है, लेकिन उस बेचारे की पियरलेस फिंगर टेक्निक बहुत ज्यादा कमजोर होती है और उस बेचारे की टेक्निक तो मॉन्स्टर्स तक पहुंच भी नहीं पाती। हमारा जुंशी फिर से भागना शुरू कर देता है और कहता है कि ये हो क्या रहा है, मेरी पियरलेस फिंगर टेक्निक भी यहाँ पर काम नहीं कर रही, मेरा स्किल इतना ज्यादा वीक कैसे हो सकता है। साथ ही वो भागते हुए कहता है कि मेरे पास जो गोल्डन बुक है मैं उस गोल्डन बुक को यूज कर सकता हूँ और फिर इस पियरलेस फिंगर टेक्निक को एनालाइज कर सकता हूँ। तो वो कहता है गोल्डन बुक चलो जल्दी से इस पियरलेस फिंगर टेक्निक को एनालाइज करो और उसके बाद मुझे बताओ कि मेरी टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। और वहीं पर वो अपनी आंखें बंद करता है, साथ उसे दिखाई देता है सिस्टर जूजैन दिखाई देती है कि सिस्टर जूजैन ने इस वाली टेक्निक को कैसे यूज किया था, उसके स्पेशल पोस्टर उसे दिखाई देती है। तो वो जुंशी कहता है अब मुझे समझ आ गई कि इसको कैसे यूज करना है। तुम्हारा जुंशी कहता है मुझे समझ आ गई, अब देखो जरा मैं इन मॉन्स्टर्स का क्या करता हूँ। मॉन्स्टर्स भी सारे अपने अपने डंडे लेकर उसके करीब पहुंच जाते हैं और अपने डंडू के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि हमारा जुंशी वहीं पर उन सभी के बीच से निकलता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि पियरलेस फिंगर टेक्निक। वो पियरलेस फिंगर टेक्निक को रिलीज करता है तो उसमें से जो बर्स्ट निकलती है उस बर्स्ट के साथ सभी के सभी बूथ जो होते हैं वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सभी मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। जुंशी कहता है कि सिस्टर जूजैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी पियरलेस फिंगर टेक्निक मेरे काफी काम आई है। जबकि पैट्रियार्च और उसके साथ साथ बीजुन दोनों ही देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं इस लड़की के पास जो मार्शल आर्ट स्किल है ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो अब हमारे जुंशी ने वहां पर मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो क्योंकि अभी ये सेकंड लेवल ही चल रहा है तो सेकंड लेवल पूरे के ऊपर जो मॉन्स्टर्स है तो आगे और बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। तो हमारा जुंशी कहता है तो यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, लगता है कि सभी को भी इसी तरह ही मारना होगा। तो हमारा जुंशी यहाँ पर इस बात को समझ जाता है कि यहाँ पर सेकंड लेवल के ऊपर उसका क्या टेस्ट किया जा रहा है। तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर उसकी कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाने के बारे में काम किया जा रहा है। तो वो कहता है यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो जुंशी वहां पर पियरलेस फिंगर टेक्निक को बेहतर करने के लिए बार बार उनके ऊपर अटैक करता है और साथ ही अपने मार्शल आर्ट स्किल्स को बेहतर बना रहा होता है। ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ गुजरता जाता है, उन सभी को वहां पर पंचेस मारा होता है, किक्स मारा होता है। खड़े पैट्रियार्च और बीजुन दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। पैट्रियार्च कहते हैं इस लड़के को समझ आ गई है कि इसे क्या करना है, ये अपने फाइटिंग स्किल्स को यहाँ पर बेहतर बना रहा है, अपने आप को ट्रेन कर रहा है। मास्टर बीजुन कहते हैं लेकिन मास्टर क्या वाकई में ये लड़का वाकई में एक जीनियस है। तो जुंशी वहां पर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जुंशी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था मॉन्स्टर्स को मारते हुए, काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारकर वो काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। तो बाहर खड़ा मोटू कह रहा होता है कि ब्रदर तुम सेकंड लेवल के एंड तक पहुंच चुके हो, तुम बहुत ही जल्दी थर्ड लेवल में पहुंच जाओगे। जुंशी वहीं पर आखिरी वाले मॉन्स्टर्स को मारता है। आखिरी वाले मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो जंप करते हुए दूसरी साइड के पहुंचता है और कहता है लो मैंने सेकंड लेवल को पार कर लिया। लेवल को पार करने के बाद फायर का सीन दिखाते हैं कि मोटू बहुत ज्यादा खुश होता है, जबकि जिंगजी वहां पर खड़ी खड़ी शर्मा रही होती है और कहती है कि जुंशी ने कर लिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा हार्ट यहाँ पर इतनी तेजी के साथ बीट क्यों कर रहा है। आयन मेरे दिल को क्या हो गया है कि इस लड़की को देखकर इतनी तेजी के साथ बीट कर रहा है। इन पर पैट्रियार्च जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ ही पैट्रियार्च बीजुन से कहते हैं बीजुन मुझे ये बताओ क्यों ना हम लोग इस लड़के को तीसरे टेस्ट के लिए भेज दें, लोग इस लड़के को ट्राई करके देख सकते हैं। बीजुन चिल्लाकर कहता है नहीं माय लॉर्ड ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इस लड़के ने सेकंड लेवल को पास कर लिया इसलिए आपको अब इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। तीसरा लेवल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है जहाँ पर इसकी सोल भी जल जाएगी, इसलिए तीसरे लेवल में इस लड़के को नहीं भेजा जाएगा। पैट्रियार्च उसे कहते हैं नहीं मुझे लगता है कि इस लड़के को वहां पर भेजना चाहिए। बीजुन उसे कहते हैं माय लॉर्ड नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का एक जीनियस है, हम लोग एक जीनियस लड़की को खो देंगे, प्लीज इसे सेकंड लेवल से बाहर बुला लिए, आपके पास पावर्स है, आप इसको वहां से बाहर निकाल सकते हैं। पैट्रियार्च उसे कहते हैं हम इसे बाहर निकाल सकते हैं लेकिन हम लोग इस लड़के को तीसरे लेवल में टेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर इसके जख्मों का इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ सोल को तीसरे लेवल में चेक किया जाएगा। इसे वहां पर बैठकर बस अपनी सोल पावर को चेक करना है, इसके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा। मास्टर बीजुन से कहते हैं लेकिन मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट करता हूँ कि कहीं एक्सीडेंटली हम लोग इस जीनियस लड़के को खो ना दे, हमारे बीटा पवेलियन को नुकसान हो जाएगा। तो भी आगे बढ़ता और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने स्पेशल डिसाइपल की यानी कि अपने इनर डिसाइपल की पोजीशन को गिव अप करने को तैयार हूँ, आप यहाँ पर जुंशी को बचा लेते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर बीजुन भी उसके सामने झुकते हुए कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर अपनी पोजीशन को दांव पर लगाने को तैयार हूँ, आप इस लड़की को बचा ले, इस लड़के को वहां से निकाल ले, तीसरे लेवल में ना भेजे। बाकी के सभी डिसाइपल्स भी वहीं पर उनके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर जुंशी के लिए वाउच करने को तैयार है कि जुंशी को बचा लिया जाए, जुंशी को तीसरे लेवल में ना भेजा जाए। मास्टर सीटू ज़ेंटियान और उनका बेटा सीटू ज़ेन वो दोनों ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर जुंशी के लिए इतने सारे लोग कहाँ से आ गए हैं। ये नहीं चाहते कि जुंशी तीसरे लेवल में जाए, तो हम लोग तो चाहते थे कि जुंशी वहाँ पर तीसरे लेवल में जाकर मारा जाए। तो जिंगशी भी यहाँ पर हमारे जुंशी के लिए वाउच कर रही होती है, जबकि पैट्रियार्च उन सभी की बात सुनने
करने के बाद कहते हैं चलो ठीक है तुम सभी की बात मान लेते हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं कि इस अरे फॉर्मेशन को इस तरह बनाया गया है कि इस अरे फॉर्मेशन के अंदर से मैं उसे बाहर तो निकाल सकता हूँ लेकिन उसकी मर्जी के बिना नहीं निकाला जा सकता। कि जुंची को यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, क्या वो थर्ड लेवल में जाना चाहता है, अगर वो नहीं जाना चाहता तभी वो वहां से बाहर निकलेगा, जोर जबरदस्ती में उसे वहां से नहीं निकाल सकता। फैसला जुंची का अपना है कि वो क्या करता है। तो मास्टर बीजुन उसे कहते हैं तो फिर ठीक है पैट्रियार्च उसे वहां पर चूज करने का मौका दिया जाए। हम लोग उसे कहते हैं वो लोग जो भी फैसला करेगा हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। पैट्रियार्च कहते हैं तो फिर ठीक है उसे क्या कर देख लो। तो इसी के साथ ही मास्टर बीजुन वहां पर खड़े होकर जुंची से कहते हैं जुंची तुमने दो लेवल्स को पार कर लिया, दो लेवल्स को पार करने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुम्हें यहाँ पर कोड सैपल बनाया जाता है। कोड सैपल भी ऐसा कि तुम्हें बाकी के सभी कोड सैपल्स के ऊपर सीनियर बनाया जाएगा, यानी कि तुम सभी के लीडर बनोगे, जहाँ तक कि तुम्हारी जो वैल्यू होगी वो एक एल्डर के बराबर होगी। चलो जल्दी से अब बाहर आ जाओ। लेकिन अगर तुम यहाँ पर तीसरे टेस्ट को देना चाहते हो तो फिर तुम तीसरा टेस्ट भी दे सकते हो, लेकिन तीसरा टेस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फायर है जो कि तुम्हारे सोल को भी जला सकती है। क्योंकि सभी बच्चे ये बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि वाकई में तीसरे लेवल में इतनी पावरफुल फायर है जो कि इसकी सोल और इसके माइंड को भी जला सकती है। हम में से तो कोई भी वहां पर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लगता नहीं है कि जुंजी तीसरे लेवल को पार कर पाएगा। दो लेवल्स को पार कर पाना ही बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अब वो कोल्ड सैपल बन चुका है तो उसे वापस आ जाना चाहिए। मोटू चलाकर उसे कहता है कि पता जुंजी चलो जल्दी से अब बाहर आ जाओ, हम लोग नहीं चाहते कि तुम तीसरे लेवल में जाओ, यहाँ पर बाहर आ जाओ। जबकि वहां जुंजी उनकी बातें सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता और कहता है बाहर क्यों जाऊँ। फिर साथ ही वो भागता हुआ तीसरे लेवल की तरफ चला जाता है और कहता है तो तीसरे लेवल की तरफ जा रहा हूँ, जाके देखो तो सही कि तीसरे लेवल में क्या है, मैं तीसरे लेवल को भी पार करूंगा। हमारा जुंची भागता हुआ तीसरे लेवल में चला जाता है। जैसे वो तीसरे लेवल में जाता है तो वहां पर बहुत सारी फायर होती है। उस फायर के अंदर फायर सोल्स होती है क्योंकि वो जबरदस्त पावरफुल फायर होती है जो कि किसी के सोल को जला सकती है। बाकी के सभी जो होते हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि फायर के अंदर हमारा जुंची जा चुका है, जुंची फायर के अंदर जाकर गुम हो गया है। तो मोटू चलाकर कहता है बेवकूफ जुंची कहीं के, लगता है कि अब मुझे फिर से तुम्हारे लिए पेपर मनी को जलाना होगा। तो इस बात से जिंगशी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, जबकि बाकी के सभी लोग भी वहां पर सोच रहे होते हैं इस लड़की ने क्या कर दिया, इसने बेवकूफी कर दी। जबकि मास्टर सीटू ज़ेंडियन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर सरवाइव कर जाता है तो फिर तो हमारे बीटा पवेलियन को एक बहुत ही बड़ा जीनियस मिलेगा, लेकिन अगर सरवाइव नहीं कर पाता तो हमारा काफी बड़ा नुकसान होगा। हमारा जुंची अंदर जाने के बाद अपनी रेन ड्रॉप इमेज से कहता है चलो जल्दी से बाहर निकलो और मुझे प्रोटेक्ट करो, क्योंकि रेन ड्रॉप इमेज जो है वो उसे प्रोटेक्ट करती है और फायर से हीलिंग देती है और साथ ही आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद देती है। तो मारा जुंची कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर फायर होगी और फायर को तो मैं पहले से एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। फायर को एब्जॉर्ब करके मैं उसे अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ और उसे एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। तो मारा जुंची वहीं पर बड़ी आराम से चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है अपनी रेन ड्रॉप इमेज की प्रोटेक्शन में। आसपास से ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूज करते हुए सारी की सारी फायर को एब्जॉर्ब कर रहा था क्योंकि वो फायर जो होती है वो एनर्जी से क्रिएट हुई होती है। देखने के बाद बाकी के सभी लड़के कहते हैं हमें तो बताया गया था कि तीसरा लेवल बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तीसरा लेवल बहुत ज्यादा स्केरियस्ट है, लेकिन इसे देखकर लगता नहीं है कि ये लड़का वहाँ पर डरा हुआ है जहाँ पर तीसरा लेवल इतना खतरनाक है। जी तो वहाँ पर बड़ी आराम से बैठे जैसे कि वो किसी सोना में बैठा हो। तो मारा जुंची वहीं पर अपने पास से माइक निकालता है, गाना गाना शुरू कर देता है। तो मारा जुंची बड़ी आराम से वहाँ पर गाने गा रहा होता है। बाहर वाले सभी लड़के चिल्लाकर कहते हैं ये क्या बकवास हो रही है, तीसरा लेवल कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस लड़के ने यहाँ पर तो गाना गाना शुरू कर दिया जैसे कि ये वाकई में यहाँ पर तीसरे लेवल को एंजॉय कर रहा हो। जबकि पैट्रियार्च आगे बढ़ते हैं और मास्टर बीजुन से कहते हैं चलो जल्दी से इस लड़की को खींचकर वहां से बाहर निकाल लो, ये लड़का तो बाकी सभी के ऊपर बहुत ही बुरा असर डाल रहा है। तो मास्टर बीजुन पैट्रियार्च की बात सुनने के बाद कहता है जुंची तुम्हें पहला कोल्ड सैपल बना दिया गया है, चलो जल्दी से अब बाहर आ जाओ, तुमने तीसरे लेवल को पार कर लिया, अब तुम्हें वहां पर और ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। क्योंकि मेरा जुंची उन लोगों से कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा हूँ, मुझे तीसरे टेस्ट को कम्प्लीटली पास करने दे, जब टेस्ट पास हो जाएगा तभी मैं बाहर निकलूंगा। और साथ ही वो सोच रहा था मैं यहाँ पर इतने अच्छे मौके को क्यों गवाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर बैठकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी एस्केपर की एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर बीजुन जुंची से कहते हैं कि ठीक है तुम वहां पर से बाहर आ जाओ, तुम इस तीसरे टेस्ट को पास कर चुके हो और साथ ही तुम्हें कोल्ड सैपल बनाते हैं, ना सिर्फ कोल्ड सैपल बल्कि कोल्ड सैपल्स का लीडर बना देंगे। जबकि हमारा जुंची उसे कहता है कि नहीं मैं इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकता, मुझे पहले इस तीसरे लेवल को कम्प्लीटली पार करना है। साथ ही वो सोच रहा था कि मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी मिली है, सारी फायर एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ,
को एब्जॉर्व करके मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ से बाहर क्यों निकलूंगा। एक्शन हमें 4 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 4 घंटे के बाद मा जुंची वहां से बाहर निकलता है और कहता है ये वाली रे फॉर्मेशन तो कुछ ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन नहीं थी, फॉर्मेशन सिर्फ एक कमजोर सी रे फॉर्मेशन थी। जबकि बाकी के सभी लड़के वहां पर उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं और सभी गुस्से के साथ कहते हैं ये लड़का देखो तो जरा, ये हमारे सामने किस तरह शो ऑफ कर रहा है। इसने वहां पर उस रे फॉर्मेशन के अंदर जितनी भी फायर थी सारी की सारी फायर को एब्जॉर्ब कर लिया। जुंची जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि लड़के मैं हमने यहाँ पर पहले कोड सैपल बना दिया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कोड सैपल नहीं बनाया जाएगा बल्कि तुम्हें कोड सैपल्स का लीडर बनाया जाएगा, यानी कि तुम्हारी पोजीशन यहाँ पर एल्डर्स की पोजीशन के बराबर ही होने वाली है। तुम्हारा जुंची जी बात सुनने के बाद कहता है माय लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ली फैंग की डेथ को इन्वेस्टिगेट करवाएं और आपको पता चलेगा कि ली फैंग को किसने मारा था। पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, क्या वाकई में ये बात सच है शीटू ज़ेन ने उसको नहीं मारा। तुम्हारा जुंची कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है, मैंने ली फैंग को मारा था। इवनली फायर सेक्टर के यंग मास्टर ली फैंग की जान मेरे हाथों से गई थी, जबकि ये दोनों बाप बेटा यहाँ पर इसको स्कैम बना रहे हैं। ये दोनों मेरे साथ धोखा कर रहे हैं और मेरे क्रेडिट को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो शीटू ज़ेन यहाँ पर बीच में बोल पड़ता है, वो जुंची के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम झूठे हो, तुम यहाँ पर झूठ बोलो, ली फैंग को मैंने मारा है। तुम्हारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, क्योंकि तुम मेरे जूनियर हो, क्योंकि अब मैं कोल्ड सैपल्स का लीडर बन चुका हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारा भी लीडर हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ मैनर सिखाता हूँ कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बात नहीं करते। तो मास्टर शीटू भागते हुए आगे बढ़ते हैं, जुंची के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च के सामने तुमने मेरे बेटे के ऊपर अटैक किया, तुमने कोल्ड सैपल के ऊपर अटैक किया। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर कोल्ड सैपल्स के अंदर फैले हुए गंद को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोल्ड सैपल्स का लीडर हूँ। इसका मतलब यह है कि कोल्ड सैपल्स में से जो भी गलती करेगा उसे सजा मैं दूंगा। तो पैट्रियार्च हमारे जुंची की बात सुनने के बाद से कहते हैं तुमने कहा कि ली फैंग को तुमने मारा है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। तुम्हारा जुंची कहता है हाँ मेरे पास एक सबूत है। ये बात सुनने के बाद शीटू मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर शीटू ज़ेंथियान सोच रहे होते हैं अब क्या करेंगे, इस लड़के के पास वाकई में कोई सबूत निकल आया तो फिर तो हम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरा फंसने वाले हैं। लेकिन मैंने वहाँ पर सबूतों को पूरी तरह से मिटा दिया था, यहाँ तक कि उस सिटी में जहाँ पर उसकी मौत हुई थी चैंग सिटी, मैंने वहाँ पर से भी सभी के सभी सबूत मिटा दिए थे। ठीक है, सभी लोग वहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में जुंची के पास कोई सबूत होगा। अगर जुंची के पास यहाँ पर सबूत है तो फिर शीटू ज़ेंथियान और शीटू ज़ेन वो दोनों बहुत ही बुरी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। पैट्रियार्च कहते हैं लड़के क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई सबूत है, चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। तुम्हारा जुंची उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर खुद ही सबूत हूँ, मैंने ली फैंग को मारा था तो मैं यहाँ पर आई विटनेस हूँ, मैंने अपनी आंखों के साथ ली फैंग को अपने हाथों से मरते हुए देखा है। ये बात सुनने के बाद सभी लड़के चिल्लाकर उससे कहते हैं क्या तुम कोई बेवकूफ हो, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा कर ले, क्योंकि तुम ही तो यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हो कि तुमने ली फैंग को मारा, तुम साथ ही ये कह रहे हो कि तुम ही यहाँ पर आई विटनेस हो। मां जुंची कहता है क्या तुम लोग इसको सबूत नहीं मान सकते। तो पैट्रियार्च भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं जुंची अगर तुम यहाँ पर हमें कोई सीरियस बात नहीं बताने वाले, अगर सीरियसली कोई सबूत नहीं है तो फिर यहाँ पर बारे में बात करना बंद करो वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। तो मां जुंची अपने पास से पियरलेस फिंगर टेक्निक को रिलीज करता है और कहता है ये पियरलेस फिंगर टेक्निक है, इस बंदे ने मास्टर वुल्फ को मारा था। मास्टर जैन जो कि हिवनली फायर सेक्टर के मैरो वाशिंग राम के एक्सपर्ट थे, उस बंदे को मारने वाली उस औरत ने मुझे ये वाली स्पेशल स्किल को सिखाया था। ये वाली स्पेशल स्किल आपने पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। ये देखने के बाद पैट्रियार्च भी वहाँ पर सोच रहे होते हैं हाँ इस लड़की के पास जो स्पेशल स्किल है, ये स्पेशल स्किल काफी ज्यादा स्पेशल है, लगता नहीं है कि कोई यहाँ पर इस स्पेशल स्किल को यूज कर सकता है, क्योंकि मैंने पहले कभी भी स्पेशल स्किल को नहीं देखा होगा। और ऊपर से अगर इस लड़के की बात मानी जाए तो हो सकता है कि वाकई में मास्टर जैन वुल्फ को भी उसी औरत ने मारा होगा जिसने स्पेशल स्किल को यूज किया है। इस लड़के को स्पेशल स्किल को सिखाया वो दोनों एक ही बंदे हैं। ठीक है, सभी लोग भी यही सोच रहे होते हैं और कहते हैं इसका मतलब यह है कि जुंची उस वक्त उस जगह के ऊपर मौजूद था। अब उस औरत ने या जो भी वो बंदा था उसने मास्टर जैन वुल्फ को मारा था। मास्टर जैन वुल्फ को मारते वक्त उसने इसी टेक्निक को यूज किया था। तो पैट्रियार्च थोड़ी देर वहां पर सोचने के बाद मास्टर शीटू ज़ेंथियान के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं शीटू ज़ेंथियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर झूठ बोलने की, अपने बेटे को कोल्ड सैपल बनवाने की। मास्टर शीटू बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पर बुरा फंस गया हूँ। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं, अपनी बेटे के ऊपर अटैक करते हैं। उसे कहते हैं तुम बेवकूफ बच्चे कहीं के, तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला कि तुमने ली फैंग को मारा है, जिसकी वजह से मुझे जाकर पैट्रियार्च से ये बात करनी पड़ी। हमारी गलती है, तुमने झूठ बोला है तो तुम्हें यहाँ पर सजा भुगतनी पड़ेगी। तो पैट्रियार्च कहते हैं। इसी के साथ ही बाप बेटा दोनों जाकर पैट्रियार्च के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं पैट्रियार्च हम लोगों ने यहाँ पर गलती किया, प्लीज हमें यहाँ पर एक बहुत ही लाइट सी सजा देना, हमें यहाँ पर कोई ज्यादा सजा मत देना, क्योंकि हम लोग तुम्हारे बहुत ज्यादा वफादार हैं, हम लोग बीटा पवेलियन के बहुत ज्यादा वफादार हैं। पैट्रियार्च वहाँ पर उन दोनों की बात सुनने के बाद कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ
पर तुम दोनों के लिए जजमेंट देने वाला हूँ। पहली बात तो यह कि सीटू जैन ने जहाँ पर झूठ बोला और कोर डिसाइपल की पोजीशन को ले लिया, इसी वजह से हमारे सेक्टर से निकाला जाता है। अब वो बीटा पवेलियन का हिस्सा नहीं है, उसे सेक्टर से निकाल दिया जाएगा। और दूसरी बात तुम्हारे बारे में, मास्टर सीटू ज़ेंटियान, बीटा पवेलियन में तुम्हारे सर्विसेज को देखने के बाद हम यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी एल्डर पोजीशन से हटाते हैं और अब तुम्हें जड़ी बूटियों को गार्ड करने का जिम्मा दिया जा रहा है। तुम्हें बैक माउंटेन के ऊपर जाना होगा। सीटू कहते हैं, मास्टर पैट्रियार्च आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोनों बाप बेटे को बहुत ही लाइट सजा देने के लिए। तो जैसे उनकी सजा पूरी हो जाती है तो महाशुंची कहता है, जरा रुको तो जरा, यहाँ पर पैट्रियार्च ने तुम्हें सजा बहुत ही कम दी है, लेकिन अब यहाँ पर मेरी सजा की बारी आती है। मेरे साथ जो तुम लोगों ने किया है उसका क्या हिसाब होगा। हमारे जो मास्टर सीटू होते हैं वो उसे कहते हैं, आखिर तुम होते कौन हो यहाँ पर हमसे ये वाला सवाल करने का कि तुम यहाँ पर हमें सजा दोगे। हमने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, तुम यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च के ऑर्डर्स को डिसोबे करना चाहते हो क्योंकि पैट्रियार्च ने यहाँ पर सजा सुनाई और तुम उस सजा के खिलाफ जाना चाहते हो। इसके साथ ही पैट्रियार्च भी आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, आशुंची मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी फ्यूचर में मेरी जगह के ऊपर आने वाले हो, यानी बीटा पवेलियन के नए लॉर्ड बन सकते हो क्योंकि तुम कोड सैपल्स के लीडर हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सभी के ऊपर इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। हमारा शुंची आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एम्बैरेस नहीं करना चाहता, लेकिन सीटू ज़ेंटियान ने यहाँ पर मुझे धोखा दिया। मुझे धोखा देकर वेंसियांग पीक के ऊपर भेज दिया, यानी उस माउंटेन के ऊपर भेज दिया जो कि फॉरबिडन एरिया है, वहाँ पर मैं मरते मरते बचा हूँ। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पर तो बीटा पवेलियन के कुत्ते भी नहीं जाते। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। हम दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही बचना चाहिए, ये इसी ने डिसाइड किया था। इसने मुझे मारने का फैसला किया, उसी वक्त ये फैसला हो चुका था। पैट्रियार्च ये बात सुनने के बाद कहते हैं, मैंने यहाँ पर ऑर्डर्स दिए हैं इसको सजा देने के, क्या तुम वाकई में यहाँ पर इन ऑर्डर्स को ओबे करना चाहते हो। तुम्हारा शुंची कहता है, नहीं मैं यहाँ पर इन ऑर्डर्स को डिसोबे नहीं करना चाहता। और साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मैं यहाँ पर मास्टर सीटू ज़ेंटियान को चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं इनको एक डूल का चैलेंज करूंगा जो कि लाइफ एंड डेथ की डूल होने वाली है। मास्टर सीटू ज़ेंटियान मेरी इस चैलेंज को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो बाकी के सभी बच्चे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये मास्टर सीटू ज़ेंटियान को चैलेंज कर रहा है। लगता है कि शुंची मरना चाहता है। ये यहाँ पर मास्टर सीटू ज़ेंटियान को चैलेंज कर रहा है जो कि मैरो वॉशिंग राम में है, जबकि शुंची इस वक्त स्पिरिचुअल राम में है। स्पिरिचुअल राम और मैरो वॉशिंग राम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो मास्टर सीटू ज़ेंटियान तो इस ऑफर को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारे साथ लाइफ एंड डेथ का मैच खेलने को तैयार हूँ। शुंची उसे कहता है, तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर अपनी बात से मुकरना मत, मेरे साथ फाइट जरूर करना। दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखते हैं। मास्टर कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट जरूर करूंगा, मुझे बस टाइम बता दो कि कब तुम मुझसे फाइट करोगे। ठीक है, साथ ही मास्टर बीजुन आगे बढ़ते हैं। मास्टर बीजुन कहते हैं कि मुझे लगता है कि शुंची इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है क्योंकि वो जख्मी है, इसी वजह से हम यहाँ पर 3 महीने का टाइम मांगते हैं। 3 महीने के बाद शुंची तुमसे लाइफ एंड डेथ बाय फाइट करेगा, वो भी अरीना में सभी लोगों के सामने। तो बीजुन सोच रहे थे कि मुझे इस लड़के को प्रोटेक्ट करना होगा। इस लड़के को, ये एक बहुत ही अच्छा सीडलिंग है, अगर हम लोग इसे रिसोर्सेज देंगे तो ये हमारे बीटा पवेलियन के लिए बहुत कुछ कर सकता है। मास्टर सीटू ज़ेंटियान कहते हैं, तो फिर ठीक है, हम लोग 3 महीने के बाद फाइट करेंगे। मैं इस लड़के को 3 महीने का टाइम देता हूँ। 3 महीने के बाद इस लड़के को मुझसे फाइट करना होगा और हम दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। से कहता है, तो फिर ठीक है, तुम बूढ़े कमीने कहीं के 3 महीने के बाद तुम मरोगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट सीन के ऊपर हमारा शुंची एल्डर सीटू ज़ेंटियान को चैलेंज करता है और एल्डर सीटू ज़ेंटियान भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चैलेंज के एक्सेप्टेंस के बाद सीन में एल्डर सीटू ज़ेंटियान के रूम का दिखाया जाता है। एल्डर सीटू ज़ेंटियान अपने रूम में आते हैं तो उनका बेटा उदास होता है। तो फादर बेटे से कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तो उनका बेटा उसे कहता है, डैड मैं ठीक नहीं हूँ। आपको लगता है कि मैं यहाँ पर ठीक हो सकता हूँ, मुझे सेक्टर से निकाल दिया गया, अब मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। शुक्र है कि उन लोगों ने मेरी कल्टिवेशन को अबॉलिश नहीं किया। तो उसके फादर वहाँ पर अपने पास से कुछ डार्क एनर्जी को निकाल और उसे कहते हैं, मैं बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस 3 महीने सब्र कर लो। 3 महीने के बाद मैं उस लड़के को मार डालूंगा और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। देखने के बाद सीटू ज़ेन अपने फादर से कहता है, फादर क्या आपने यहाँ पर किसी इवल स्पेल को मास्टर किया है, एक ऐसा इवल स्पेल जो कि आपको बहुत ज्यादा पावर दे सकता है, यानी आपकी सोल को पावरफुल बना सकता है, लेकिन साथ ही वो आपकी सोल को खाता भी है, यानी कि अंदर ही अंदर वो आपकी सोल को हीट कर जाएगा। उसके फादर उसे कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर उस लड़के को हराने के लिए कुछ भी कर सकता
हूँ उस लड़के की वजह से मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है। मैं यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाऊंगा और 3 महीने के बाद उस लड़के को हरा डालूंगा और उसे मार डालूंगा। सिनेमा जुंची का दिखाया जाता है तो हमारा जुंची भागता हुआ वापस अपनी माउंटेन की तरफ जा रहा था। वो वेंसियान माउंटेन की तरफ वापस की तरफ जा रहा था और कहता है कि मुझे वापस जाकर और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मुझे और ज्यादा फायर की जरूरत पड़ेगी। महीने के बाद सीटू जैंगटियान के साथ मेरी फाइट होने वाली है। अगर 3 महीने के बाद मेरी उसके साथ फाइट होगी तो फिर मुझे वहां पर फायर की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। तो जुंची भागता हुआ उस केव की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो मास्टर अभी भी वहीं पर बैठे होते हैं। मास्टर काओ फ्यूजन वहां पर आग जलाकर वहीं पर रो रहे होते हैं और पेपर मनी जला रहे होते हैं। जुंची जल्दी से भागता हुआ जाकर उनके कटोरे के अंदर बैठ जाता है जहाँ पर आग होती है। वो कहता है काओ फ्यूजन मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। मास्टर काओ फ्यूजन भी उसे कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए हो। तो माना जुंची उसे कहता है मास्टर काओ फ्यूजन को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। काओ फ्यूजन एक बहुत ही बुरी मौत मरा जिसका अफसोस करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे काओ फ्यूजन का बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर और क्या करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी फायर के अंदर से मैं की पावर को ऑब्जर्व करने के लिए आया क्योंकि तुम यहाँ पर जिन स्क्रिप्चर वाले पेपर मनी को यहाँ पर जलाते हो उसके अंदर से बहुत सारी की पावर निकलती है और इस फायर के साथ मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। मास्टर वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि इस लड़के को अचानक से क्या हो गया है। लास्ट टाइम तो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब देखो यहाँ पर ये जानबूझकर आकर फायर के अंदर बैठ गया है। जुंजी उसे कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर और ज्यादा पेपर मनी को जलाओ ना। हमें यहाँ पर काओ फ्यूजन को और ज्यादा श्रद्धांजलि देनी चाहिए और ज्यादा पेपर मनी को जलाओ। मास्टर इसी के साथ उसे एक जबरदस्त किक मारते हैं और उसे कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी आग के अंदर से बाहर निकलो, तुम यहाँ पर दोबारा से मेरी आग को सोखने के लिए आए हो। जुंची वहाँ से उठता है और उसे कहता है कि मास्टर अच्छा ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जुंची कहता है लगता है कहीं और जगह मुझे किसी और जगह के ऊपर जाकर आग को ढूंढना होगा। एक्शन में फिर से लॉन्गशू माउंटेन का दिखाया जाता है यानी कि ड्रैगन हेड माउंटेन का दिखाया जाता है। जुंची वहाँ पर जाने के बाद फिर से बेल को बजा देता है। सभी लोग कहते हैं ये क्या, किसी ने यहाँ पर फिर से बेल को बजा दिया है। ऐसा कौन होगा जिसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गया कि वो फिर से बेल को बजाकर टेस्ट को देना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस जुंची के टेस्ट को देने की वजह से बाकी के बच्चों की बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गई और वो लोग भी यहाँ पर इस टेस्ट को देना चाहते हैं। जल्दी से वहाँ पर चलकर देखते हैं कि इस बार किसने वहाँ पर बेल को बजाया है और कौन यहाँ पर टेस्ट को पास करने वाला है। तो भागते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं। तुम्हारा जुंची वहाँ पर खड़ा होता है। हमारा जुंची से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर दोबारा से आए हो, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, स्पेशली मास्टर बाइजुन। वो से कहते हैं कि तुमने पहले उस टेस्ट को पास कर लिया और तुम्हें कोल्ड से एप्पल बन चुके हो, अब तुम यहाँ पर दोबारा इस टेस्ट को क्यों देना चाहते हो। तुम्हारा जुंची आगे बढ़ता है। मास्टर बाइजुन से कहता है लॉर्ड मैं यहाँ पर दोबारा से टेस्ट देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उस टेस्ट को देने के दौरान मेरा पोस्टर बिल्कुल भी ग्रेसफुल नहीं था। मुझे इस बार एटीट्यूड के साथ इस टेस्ट को पास करना है तो इसी वजह से मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ। बात सुनने के बाद वो सभी लोग कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए ट्राई करना चाहता है कि पहली बार इसका जो पोस्टर और एटीट्यूड था वो अच्छा नहीं था और इस बार ये एक्शंस के साथ टेस्ट को पास करेगा। तो मास्टर बीजन भी काफी गुस्सा होते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई डेथ गेम है जिसे तुम खेलने के लिए चाह रहे हो। ये डेथ गेम नहीं है बल्कि एक फॉर्मेशन है। तुम फॉर्मेशन का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते तो ना तुम वहाँ पर जाकर उस फॉर्मेशन के अंदर डांस ही कर लो अगर तुम्हें वहाँ पर एटीट्यूड और ग्रेस ही दिखानी है। तो मास्टर जी कहता है मास्टर ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगली बार जब मैं वहाँ पर जाऊंगा तो मैं डांस को जरूर अप्लाई करूंगा, अभी भी जाकर डांस करता हूँ। तो हमारा सुंची जो होता है वो फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है जबकि मास्टर अभी भी चलाकर उसे कह रहे थे ऐसा मत करो। तो हमारा सुंची वहाँ पर सीधा थर्ड राउंड में जाता है क्योंकि थर्ड राउंड में बहुत सारी फायर होती है। सुंची कहता है कि यहाँ पर जो फायर है ये काफी ज्यादा स्पेशल फायर है, इस फायर को ऑब्जर्व करके मैं अपनी पावर्स को बढ़ा सकता हूँ। तो वहाँ पर उसे टोटल 4 घंटे मिलते हैं यानी कि तीसरे राउंड में सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का टाइम होता है। सुंची कहता है कि 4 घंटे का टाइम काफी नहीं है, मैं यहाँ पर ज्यादा पावरफुल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। मेरे पास यहाँ पर स्पिरिट फॉर्मेशंस बनाने का कोई फार्मूला होता। स्पिरिट फॉर्मेशंस को बिछाकर मैं सारी एनर्जी के फ्लो को तेज कर देता और यहाँ पर से स्पिरिट एनर्जी को तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर पाता। काश कुछ ऐसा फार्मूला होता। सुंची कहता है कि मेरे पास जो स्पेशल गोल्डन बुक है उसके अंदर भी ऐसा कोई भी तरीका नहीं लिखा। फिर साथ ही वो कहता है क्यों ना मैं जाकर पैट्रियार्च से बात करूं। मुझे पता है कि पैट्रियार्च रे फॉर्मेशन बनाने के माहिर हैं क्योंकि उन्होंने वहां पर इल्यूजन फॉर्मेशन बनाई थी। तो वो पैट्रियार्च के पास चलता है और कहता है कि चलो पैट्रियार्च से पूछते हैं। तो नेक्स्ट सीन में पैट्रियार्च के रूम का दिखाया जाता है। पैट्रियार्च अपने बिस्तर के ऊपर बड़े ही आराम से लेटे होते हैं और उसे कहते हैं लड़के क्या तुम यहाँ पर माफी की भीख मांगने के लिए आए और मुझसे ये कहोगे कि मैं तुम्हारे और सीटू जैंगटियान के दरमियान में सुलह करवा दूं और 3 महीने के बाद तुम दोनों की फायर को खत्म करवा दूं। ऐसा कर भी सकता हूँ, मैं तुम दोनों की फायर को खत्म करवा सकता हूँ। तो जुंजी कहता है नहीं माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपसे फॉर्मेशंस बनाने के स्किल सीखने के लिए आया हूँ, ना कि यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि मुझे यहाँ पर फाइट नहीं करनी। पैट्रिया ये बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वाकई में तुम फॉर्मेशन बनाने के स्किल सीखना चाहते हो? क्या पता भी है कि फॉर्मेशन बनाने के स्किल क्या होते हैं? तुम्हारा जुंजी से वहाँ पर कुछ बताता
बताता है फॉर्मेशन बनाने के स्किल्स के बारे में। वो कहता है कि फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें आसपास की नेचर को एनालाइज करना पड़ता है और आसपास की नेचर को हम लोग एनालाइज करने के बाद स्पिरिट फॉर्मेशन बना सकते हैं, जिनकी मदद से हम लोग आसपास की की एनर्जी को गैदर कर सकते हैं। तो आज उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुमने तो काफी अच्छा रटा लगाया हुआ है। अरे फॉर्मेशंस बनाते वक्त हमें आसपास की नेचर की एनर्जी को ऑब्जर्व करना पड़ता है, नेचर के फ्लो को समझना पड़ता है और वहाँ पर जो एनर्जी होती है उस सभी के फ्लो को समझना पड़ता है। ये काफी ज्यादा मुश्किल स्किल है। क्या तुम वाकई में ये सीखना चाहते हो? तुम्हें इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है, तुम वाकई में ये करना चाहोगे? चुनचुन की बात सुनने के बाद कहता है हाँ मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर लॉ ऑफ चेंज को सीखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ फ्लो को सीख लेता हूँ तो उसके बाद फॉर्मेशंस को बनाना आसानी से सीख जाऊंगा। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं ये बात ठीक है कि तुम इस लॉ को समझने के बाद अरे फॉर्मेशंस को बनाना सीख सकते हो, लेकिन तक तुम मैरो वॉशिंग राम में नहीं पहुंच पाते तब तक तुम इस फार्मूला को यूज नहीं कर पाओगे, तब तक तुम उसमें अपने आसपास की एनर्जी को गैदर नहीं कर सकते। चुनचुन की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मेरे पास गोल्डन बुक है, गोल्डन बुक की मदद से मैं इस मेथड को एनालाइज कर सकता हूँ, एनालाइज करने के बाद आसानी से इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, यानी कि इस मेथड को आसानी से सीख सकता हूँ। जी मास्टर पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च ठीक है आप मुझे सिखाएं, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं ट्राई करने को तैयार हूँ। तो पैट्रियार्च से कहते हैं मेरे करीब आओ। इसके साथ ही पैट्रियार्च वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, एक फॉर्मेशन जिससे वो अपने आप को टेलीपोर्ट करने वाले हैं। इसी फॉर्मेशन की मदद से वो उसे टेलीपोर्ट करने के बाद बाहर ले आते हैं। वो लोग बाहर गार्डन में आ जाते हैं या फिर बाहर ग्रास पे ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद पैट्रियार्च मार्शुंची से कहते हैं अब साहब ध्यान से देखना, और इसी के साथ ही वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए ग्राउंड के ऊपर से कुछ पत्थरों को उठाते हैं और उन पत्थरों को उठाकर वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। फॉर्मेशन जो होती है वो पत्थरों के दरमियान में लिंक होती है और एक दूसरे के साथ फ्लो बना रही होती है। हमारा शुंची कहता है क्या वाकई में ये एक स्पेल वेन है? तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं हाँ ये एक स्पेल वेन है। फिर साथ ही वो स्पेल वेन के साथ वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी फॉर्मेशन बनाते हैं। ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे पत्थर आकर उनके अंदर से उनको जोड़ते हैं, जैसे एनर्जी के साथ उनको जोड़ते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वो जो एनर्जी होती है आसपास की नेचर की होती है, वो सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो इस रे फॉर्मेशन के अंदर आ रही होती है। मार्शुंची उस एनर्जी को महसूस करता है और कहता है कि यहाँ पर स्पिरिट एनर्जी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये रे फॉर्मेशन इस तरह काम करती है, फॉर्मेशन अपने आसपास नेचर की सारी की पावर को खींच कर ले आती है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पैट्रियार्च शुंची से कहते हैं ये तो बस एक छोटा सा नमूना था, असल में यहाँ पर इस पूरे के पूरे बीटा पवेलियन के इर्द गिर्द मैंने एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बिछाई हुई है, एक बड़ी फॉर्मेशन जो कि बीटा पवेलियन के आसपास से की पावर जो कि नेचर से आती है उस सारी की पावर को की तरफ खींच कर लाती है, ताकि बीटा पवेलियन में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ सके की एनर्जी की, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी के साथ यहाँ पर कल्टीवेट कर सके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। शुंची ये बात सुनने के बाद कहता है ये तो बहुत ज्यादा ऑसम है, मुझे भी ये स्किल सीखना है, प्लीज मुझे फॉर्मेशन बनाने का स्किल सिखा दें। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 31 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शुंची यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने के स्किल्स को सीख पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द एस्केपर के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुंची पैट्रियार्च की रे फॉर्मेशन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उनसे कहता है कि मुझे भी रे फॉर्मेशन को बनाना सीखना है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो अपने पास से पत्थर उसकी तरफ फेंक दे और कहते हैं चलो जल्दी से इस पत्थर को अपने पास रखो। यहाँ पर मैंने स्पेल को मेमोराइज किया होगा, तुमने देखा होगा कि मैंने कैसे रे फॉर्मेशन को यहाँ पर क्रिएट किया था, चलो जल्दी से आप रेडी हो जाओ। इस पत्थर के अंदर एनर्जी को सील करना होगा, देखते हैं कि तुम एनर्जी को इस पत्थर के अंदर सील कर पाते हो या नहीं। साथ ही वो सोच रहे होते हैं मैं यहाँ पर इस रिफाइंड लेवल पहुंचने के बाद पूरा मुझे 1 महीना लगा था, 1 महीना लगा था कि मुझे इस स्पेल को सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करने में। मुझे लगता है कि इस लड़के की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल लेवल काफी ज्यादा लो है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी के साथ यहाँ पर सब कुछ सीख पाएगा, इसे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसी के साथ उन्हें झटका लगता है, पीछे की तरफ घूमते हैं क्योंकि हमारे शुंची ने वहाँ पर पत्थर के अंदर एनर्जी को सील कर लिया होता है। तुम्हारा शुंची कहता है माय लॉर्ड मेरी तरफ देखे, क्या मैंने सही किया है? इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन इसी के साथ हमारे शुंची के पास जो पत्थर होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं ये इतना भी आसान नहीं है। तो शुंची कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मैं इसके अंदर एनर्जी को सील करके नहीं रख पाया, एनर्जी की सील अपने आप टूट गई जिसकी वजह से ये पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। पैट्रियार्च अंदर से सोच रही होती है जरा देखो तुझे ये लड़का कितना बड़ा नाशुक्र है, इसने यहाँ पर पहली बार में यहाँ पर इस पत्थर के अंदर एनर्जी को सील करना सीख लिया, जबकि मुझे पूरा 1 महीना लगा था और मैं अपने आप को एक जीनियस कहता हूँ। पैट्रियार्च उसे कहता है कि तुम
तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा होगा 2-3 बार ऐसा होगा और तीसरी चौथी बार तुम इसको अच्छे से मास्टर कर लोगे। नेक्स्ट सीन हमें तकरीबन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 1 महीने के बाद हमारे जुंची ने उन पत्थरों को बड़ी आसानी से कंट्रोल करना सीख लिया। पहले वो सिर्फ एक पत्थर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उसने यहाँ पर 3 पत्थरों के अंदर एनर्जी को स्टील कर लिया। 3 पत्थरों के अंदर एनर्जी को सील करने के बाद तीनों पत्थरों को यहाँ पर लिंक करने के लिए बिल्कुल रेडी है और उसके आसपास बहुत सारी एनर्जी मंडला रही होती है जो कि आसपास की नेचर से निकल कर आ रही होती है। तो जुंची वहाँ पर उस एनर्जी को महसूस कर रहा होता है। वो कहता है, ये सारी की सारी पावरफुल हाई कंसंट्रेशन वाली एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, इसके साथ मेरी बॉडी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ। जी पहले से पता था कि मैं ये आसानी से कर लूंगा। पैट्रियार्च उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, लड़के तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, चलो जल्दी से आप स्पिरिट फॉर्मेशन बनाने का काम शुरू करो। तुमने यहाँ पर इस पत्थरों के अंदर एनर्जी को सील करना सीख लिया है, तो अब यहाँ पर इन पत्थरों को यूज करते हुए इनको आपस में लिंक करो और रे फॉर्मेशन को क्रिएट करो। जबकि पैट्रियार्च वहाँ पर अंदर से रो रही होती है और कहते हैं कि मुझे इस रे फॉर्मेशन बनाने के मेथड को पूरे 3 साल लगे थे। 3 साल लगे मुझे इसको सीखने में, लेकिन इस लड़के ने 1 महीने में यहाँ पर पत्थरों को चेन बनाने के लायक बना लिया है। इसी के साथ ही पैट्रियार्च अपने पास एक बुक निकालते हैं और जुंची से कहते हैं, लड़के ये लो, ये मेरी बुक है। इस बुक के अंदर मैंने बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए हैं रे फॉर्मेशंस को बिछाने के, रे फॉर्मेशंस को बनाने के। तुम्हें इस बुक को खुद ही पढ़ना होगा। जुंची से कहता है कि पैट्रियार्च आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैरो वॉशिंग राम में पहुंचने के बाद तुम अपने इस रे फॉर्मेशंस बनाने के स्किल को कहाँ तक पहुंचा पाते हो, कि तुम्हारा ये स्किल लेवल कहाँ तक पहुंच पाता है। फिर साथ ही वो जुंची को एडवाइस देते हुए कहता है, क्यों ना तुम अपनी वेंजिन पीक के पर वापस जाओ और जाकर मास्टर काओ फ्यूजन से इस बारे में एडवाइस लो। मास्टर काओ फ्यूजन रे फॉर्मेशंस के उस्ताद हैं, वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं। जुंची ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है, क्या वाकई मास्टर काओ फ्यूजन वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है। सोच रहा होता है, अगर पैट्रियार्च उसका नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वाकई में एक स्ट्रॉन्ग मास्टर होगा। जी वहां से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है और कहता है, मुझे यहाँ से वापस जाना होगा। वापस जाते हैं और उसके बाद मास्टर काओ फ्यूजन से मिलने के लिए जाऊंगा। तुम्हारा जुंची वहीं पर उसी माउंटेन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा होता है। जुंची कहता है, मुझे यहाँ पर पूरा 1 महीना हो चुका है। पूरा 1 और महीना गुजारने के बाद हमारा जुंची ने वहाँ पर काफी सारी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर किया है। इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को फॉर्मेशन की मदद से गैदर करने के बाद उसका लेवल अप हो रहा है कि वो इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल राम की पीक पर पहुंच चुका है। बहुत ही जल्दी वो मैरो वॉशिंग राम में पहुंच जाएगा और जुंची इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर साथ ही कहता है कि मुझे अपनी नई पावर्स को टेस्ट करना है। जुंची वहां से एकेडमी की तरफ जब वापस आता है तो मोटू को दिखाते हैं कि मोटू बहुत ही बुरी तरह से मार खाने के बाद सामने से उसकी तरफ आगे बढ़ आता है। जुंची से वो देखकर कहता है कि ब्रदर जुंची, शुक्र है कि तुम वापस आ गए। ब्रदर जुंची, जल्दी से मेरे पास आओ। जुंची उसकी तरफ देखता और कहता है, ये क्या, इस बेचारे को इतनी बुरी तरह से किसने मारा कि इस बेचारे की तो शक्ल ही पिगी से मिल रही है। जुंची आगे बढ़ता है, जाकर ब्रदर डू को सहारा देता है और उसे कहता है कि ब्रदर डू, तुम्हारे साथ क्या हुआ, बताओ ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया है। तो मोटू से कहता है कि ब्रदर जुंची, तुमने मुझे टास्क दिया था कि मैं तुम्हारे लिए लेटर्स लिखूं, जिंगजी को लेटर लिखूं। मैं तुम्हारा दिया हुआ लेटर उसको देने के लिए गया था। जब मैं लेटर उसे देने के लिए गया तो वहाँ पर एक लड़का था, उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा। उस लड़के का नाम जिन जुनजिन है। जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ब्रदर डू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा बदला लूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ पर से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। जुंची गुस्से के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि बाकी के सभी लड़के वहीं पर खड़े होते हैं और कहते हैं, लगता है कि मजा आने वाला है, तमाशे में देखने को मजा आएगा। एक तरफ से जुनजिन है जो कि जिंगजी के पीछे है और दूसरी तरफ से ये जुंची है जो कि जिंगजी को रोजाना लेटर लिखता है। जुनजिन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। वो जुंची के साथ फाइट जरूर करेगा। चलो हम लोग भी चलकर देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में आगे क्या होने वाला है। एक सीन ऊपर का दिखाते हैं जहाँ पर जुनजिन वाकई में जिंगजी के पीछे होता है। तो वो जिंगजी से कहता है, जिंगजी प्लीज मेरी बात मान लो, तुम्हारी हाथ और उस लड़के से भी निमट लेना है। वो लड़का जुंची जो कि तुम्हें तंग करता है, तुम्हें लेटर लिखता रहता है, मैं उससे निमट लूंगा। जबकि जिंगजी गुस्से के साथ पीछे की तरफ घूमते हैं और उसे कहते हैं, इस सब से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम इस सब से दूर रहो। और हमारा जुंची भी वहीं पर पहुंच जाता है। तुम्हारा जुंची वहां पर आने के बाद उसे कहता है, तो तुम यहाँ पर किसी लड़की की नजरों में अपने आप को साबित करना चाहते हो तो तुम्हें उस लड़की के सामने अपनी एबिलिटीज को शो करवाना होगा, वरना तुम यहाँ पर किसी भी लड़की की नजर में अपनी इज्जत नहीं बना पाओगे। तुम यहाँ पर कह रहे हो इसको तंग करना कहते हैं, तुम यहाँ पर मुझे कह रहे हो कि मैं इसे तंग करता हूँ। जबकि जिंगजी भी वहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है। जुंची से कहती है, जुंची तुम फाइनली वापस आ ही गए। तो जुनजिन वहाँ पर अपने पास अपनी तलवार निकालता है। जुंची से कहता है, तुम वो जुंची है जो कि मिस ये को परेशान करते हो, हर रोज तुम इसे लेटर लिखते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे यहाँ पर ना होने पर तुमने यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा तंग किया, मैं यहाँ पर तुमसे इस बात का बदला लूंगा। जबकि हमारा जुंची से कहता है, क्यों ना तुम यहाँ पर सबसे पहले मुझे सैल्यूट करो, क्योंकि मैं कोड सैपल्स का नंबर 1 हूँ, यानी कि कोड सैपल्स का लीडर हूँ और तुम्हें यहाँ पर मुझे सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे एल्डर की तरह
हूँ। बात सुनने के बाद जुनजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता, मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ लियांग बूफेन है जो कि कोल्ड सैपल्स का नंबर 1 और कोल्ड सैपल्स का हेड है। तुम उसकी पोजीशन इतनी आसानी से नहीं ले सकते और मैं तुम्हें हेड नहीं मानता। तुम्हारा जुनजी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है तो लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रूल है कि यहाँ पर कोल्ड सैपल जिसे हेड की पोजीशन दी गई है पैट्रियार्च की तरफ से, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। इस तरफ से जुनजिन भी अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें वेलकम है, आओ और मेरे पर अटैक करके दिखाओ। दोनों यहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। दोनों पावर्स को रिलीज करने के बाद एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो जुनजिन यहाँ पर स्पेशल अटैक को यूज कर रहा होता है जिसके अंदर ड्रैगन और टाइगर की पावर होती है। दूसरी तरफ से मा जुनजी अपनी फायर के साथ अटैक कर रहा होता है। वो कहता है ब्रदर जुनजी तुम कर सकते हो, जबकि जिंगजी भी वहाँ पर शर्मा रही होती है और सोच रही होती है। तो उन्होंने एक दूसरे को एक महीने तक नहीं देखा और जो लड़का पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, यानी कि जुनजी पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया है। बाकी के सभी देखने वाले कहते हैं जुनजी कहीं पागल तो नहीं हो गया, ये स्पिरिचुअल राम की पीक तक पहुंचा और इसे क्या लगता है कि ये ब्रदर जुनजिन से फाइट कर सकता है। ब्रदर जुनजिन जो तो पहले से काफी पावरफुल है कि वो अपनी स्पिरिचुअल राम में काफी अरसे से पीक तक पहुंचा हुआ है और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लड़का जुनजी तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को हारने के लिए इस लड़के से फाइट कर रहा है। जुनजिन से फाइट के बाद आसानी से हार जाएगा, जबकि जुनजिन भी यहाँ पर सोच रहा होता है मेरे पास जो स्पेशल ड्रैगन और टाइगर की जान स्किल है, ये एक बहुत ही पावरफुल जान टियर का स्किल है। इस स्किल की मदद से मैं इस लड़के को आसानी से हरा सकता हूँ, क्योंकि ये एक फॉरबिडन स्किल है जो हमारी फैमिली के हेरिटेज से मुझे मिला है। दूसरी तरफ से मैं जुनजी सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपने पियरलेस फिंगर स्किल को यूज करते हुए इस लड़के को आसानी से एक सबक सिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पियरलेस फिंगर टेक्निक है, पियरलेस फिंगर टेक्निक इतनी पावरफुल है जो कि अपने से ज्यादा सुपीरियर लोगों को हराने के लिए। अगर जो लड़का मैरो वॉशिंग ग्राम में हो तो तब भी जो लड़का मुझसे हार जाता। फिर साथ ही वो दोनों वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जैसे वो पावर्स को रिलीज करते हैं इसी के साथ ही जुनजिन पीछे जाकर पिलर के साथ टकराता है। ये देखने के बाद बाकी के सभी लड़के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम लोग यहाँ पर कोई इल्यूजन तो नहीं देख रहे। जुनजिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक से पीछे पिलर के साथ जाकर टकरा गया। आज ये लड़का जुनजी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डू यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। जिंगजी भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है जुनजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा जुनजी आगे बढ़ता है, जाकर जुनजिन के ऊपर अपना पाँव रखता है और उसे कहता है जुनजिन अब बताओ क्या तुम यहाँ पर इस लेसन से सेटिस्फाइड हो, क्या तुम मुझे अब अपना कोर लीडर मानते हो या नहीं। जबकि जुनजिन उसे कहता है कि मेरे ऊपर से अपना पाँव हटाओ, मैं जहाँ पर तुम्हें अपना लीडर नहीं मानता। जुनजी कहता लगता है कि तुम्हें और ज्यादा मार खाने की जरूरत है। इसी के साथ ही मार जुनजी फिर से उसे पीटना शुरू कर देता है। बाकी के सभी बच्चे वहीं पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। जुनजिन यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि वो जुनजी को अपना कोर मास्टर मानता है, यानी कि अपने कोर डिसिपल्स का हेड मानता है या नहीं। इसी के साथ ही मोटू भी आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ब्रदर मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, और दोनों मिलकर उसके बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। जुनजिन उठता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना हेड नहीं मानता, बल्कि बूफेन हमारा हेड है। बूफेन जब यहाँ पर वापस आएगा और उसे पता चलेगा कि तुमने जिंगजी के साथ यहाँ पर जो कुछ भी किया है, इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाला। वो तुम्हें सजा देगा और उसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारा जुनजी उसे किक मारता और कहता है तुम यहाँ पर सबसे पहले दफा हो जाओ, आज के बाद दोबारा कभी मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि अगर दोबारा तुम मेरे रास्ते में आ जाओ तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 32 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा जुनजी वहां पर एक लड़के जिसका नाम सिंह होता है उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, क्योंकि वो लड़का कोल्ड सैपल होने के बावजूद वहां पर हमारे जुनजी को अपना हेड नहीं मान रहा था, क्योंकि हमारे जुनजी को कोल्ड सैपल्स का हेड बनाया गया है। उसको पीटने के बाद वहां पर से उसे आखिर के बाद किक मारता है और उसे वहां से फेंक देता है, और उसके बाद वो जिंगजी की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो जिंगजी के करीब जाते तो बाकी के सभी लड़के वहां पर सस्पेंस में चले जाते हैं कि अब ये लड़का यहाँ पर जिंगजी के साथ क्या करने वाला है, क्योंकि ये जिंगजी के आकर सामने खड़ा हो जाता है। क्या ये लोग पब्लिक प्लेस में कुछ करने वाले, कहीं ये किस तो नहीं करने वाले। जुनजी आगे बढ़ता है, उसे कहता है शे जिंगजी मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पर तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें लव लेटर्स लिख रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम मेरे बारे में कैसा सोचती हो। सुनने के बाद उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचती। तुम्हारा जुनजी इसी के साथ ही आगे बढ़ता है, उसकी कमर में हाथ डालता है और साथ ही उसे नीचे की तरफ झुकाते हुए उसे कहता है यहाँ पर तुमसे जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे ये बात जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। आसपास के सभी लड़के वहाँ पर ये देखने के बाद, ये वाला सीन देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं देखो तो सही इस लड़के ने क्या किया। इस लड़के ने पब्लिक प्लेस में जी को कमर से पकड़ लिया है, उसकी कमर में हाथ डाला हुआ है और साथ उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। इस लड़के को यहाँ पर ये अधिकार किसने दे दिया इस लड़की के साथ पब्लिक में ये सब कुछ करने का। जबकि मोटू की नाक से खून बह रहा होता है और मोटू वहाँ पर थम्स अप करते हुए कहता है कि ब्रदर जुनजी तुम वाकई में महान
हो, तुम जहाँ पर वो कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते। तो जिंगजी भी शर्माना शुरू कर देती है, हमारा जुंजी को थप्पड़ मारती है और उसे कहती है मुझसे दूर रहो, दोबारा ऐसा मत करना। बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाती है, जबकि हमारा जुंजी उसे कहता है कि सर रुको तो सही, ऐसे मत जाओ, हमें यहाँ पर बात करनी होगी। तो हमारा जुंजी उसे कह रहा होता है कि रुक जाओ, मुझसे बात करो। ब्रदर डू उसके सामने आता है और उसे कहता है कि ब्रदर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा इसका पीछा करना चाहिए, क्योंकि देखो जरा तुम्हें अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए, अपने पीछे देखो जरा, देखो तो जरा तुमने यहाँ पर कितने सारे लोगों को गुस्सा दिला दिया है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है क्या हुआ। जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है तो वहाँ पर वो सभी लड़के बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि इस जुंजी ने पब्लिक प्लेस में जिंगजी का हाथ पकड़ा था, इसी वजह से वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आज तुम्हारे बाल काट देंगे, कोई उसे कहता है कि हम लोग तुम्हारे हाथ काट देंगे जिससे तुमने जिंगजी को टच किया है। आए तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर पब्लिक प्लेस में हमारी गॉडेस के साथ फ्लर्ट करने की। तुम्हारा जुंजी वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, प्लीज मुझे मारने की जरूरत नहीं है। हमारा जुंजी वहाँ से भागता हुआ सीधा वेंजिंग पीक के ऊपर पहुंच जाता है। तो वेंजिंग पीक पर पहुंचने के बाद वो माउंटेन के बाहर पहुंचता है। जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर चीबू पैंग होता है। चीबू पैंग बहुत ही बुरी हालत में होता है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है कि चीबू पैंग तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी हालत किसने कर दी। तो वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, जुंजी को जाकर गले लगाकर रोना शुरू कर देता है और कहता है जुंजी जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब मास्टर ने तुम्हारी जगह के ऊपर मुझे फायर में यूज किया, मास्टर ने मुझे फायर में डाल दिया था और मुझे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया है। यहाँ पर क्यों नहीं थे, अगर तुम यहाँ पर होते तो तुम अपने इस बड़े भाई को बचा लेते। तुम्हारा जुंजी सोच रहा होता है कि बिल्कुल बेटर टाइम के ऊपर मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे जल्दी से अंदर जाना होगा क्योंकि मास्टर ने वहाँ पर बहुत सारे पेपर मनी को जलाया होगा, मैं जाकर उस सारी फायर को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। जुंजी उसे कहता है ब्रदर मोटू तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अभी अंदर जाता हूँ और जाकर मास्टर से पूछता हूँ और मास्टर के तुम्हारी जगह के ऊपर मैं टॉर्चर होता हूँ। जुंजी जो होता है वो जल्दी से भागता हुआ अंदर चला जाता है, जबकि अंदर मास्टर बैठे काओ फीजू के नाम पर आग जला रहे होते हैं। वो उसे कह रहे होते हैं काओ फीजू तुम एक बहुत ही मिजरेबल डेथ मरे हो। कि हमारा जुंजी भागता हुआ मास्टर के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि काओ फीजू वाकई में बहुत ही बुरी तरह से मरा है और इतनी जल्दी क्यों मर गया, मास्टर आपको और ज्यादा पेपर मनी जलाना चाहिए। के साथ ही मास्टर वहाँ पर अपने हाथ को यूज करते हुए फायर को उस पॉट के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं, जबकि हमारा जुंजी अपनी आंखें बंद करके जल्दी से जंप करते हुए पॉट के अंदर जा रहा होता है और कहता है तो मैं यहाँ पर सेक्रीफाइस होने के लिए तैयार हूँ, मैं काओ फीजून के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। जल्दी से पोर्ट के अंदर जंप लगाता है लेकिन वहाँ पर फायर ही नहीं होती। जुंजी उठता है रोते हुए मास्टर से कहता है मास्टर ये तुमने क्या किया, मास्टर फायर कहाँ पर चलेगी, मास्टर मुझे फायर चाहिए। जबकि मास्टर से कहता है कि नहीं मेरे पास कोई भी फायर नहीं हो, ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें फायर देने वाला हूँ। भागते हुए आगे बढ़ता है, मासूम से चेहरा बनाकर मास्टर से कहता है मास्टर मास्टर प्लीज ऐसा मत करो, यहाँ पर जल्दी से फायर निकालो ना, तुम्हें यहाँ पर फीजून के लिए और ज्यादा फायर चलानी चाहिए। तो मास्टर से कहते हैं नहीं मैं फिलहाल के लिए और ज्यादा फायर नहीं जला सकता क्योंकि मैं थका हुआ और मुझे जाकर रेस्ट करनी है। साथ ही अंदर से वो चिल्लाकर कह रहे होते कमीने कहीं के वो पेपर मनी बहुत ज्यादा कीमती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी के साथ वो पेपर मनी तुम्हें देने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा जुंजी उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। तुम्हारा जुंजी से कहता है कि मास्टर आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मास्टर आज तुम अगर मुझे जलाना चाहते हो तो मुझे जला सकते हो, मास्टर आज का दिन जलाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मास्टर प्लीज बताओ ना कि आज तुम मेरे साथ और क्या करने वाले हो, क्या तुम मुझे पूरी तरह आग में जला डालोगे। मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें मेरा पंच खाना है। तुम्हारा जुंजी जल्दी से पीछे की तरफ हटता है और उसे कहता है नहीं नहीं मास्टर मुझे पंच नहीं खाना, अब बस मेरा काम कर दो और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो उस मास्टर से कहते हैं तो फिर बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, आए तुम क्या लेने के लिए यहाँ पर आए। तुम्हारा जुंजी कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर जियोमेंसर स्किल्स को सीखना चाहता हूँ, यानी कि मैं रे फॉर्मेशन को बनाने का स्किल सीख रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया कि आप एक बहुत ही अच्छे जियोमेंसर हैं, तो क्या आप मुझे यहाँ पर कुछ एडवाइस दे सकते हैं। तो मास्टर अपने पास से कुछ पेपर निकाल कर जुंजी की तरफ फेंक देते हैं, उसे कहते हैं ये लो इसके ऊपर सील कटिंग मेथड लिखा हुआ है, एक बहुत ही पावरफुल मेथड है, जाओ जाकर इसको खुद ही सीखो, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लो, मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं सिखा सकता। जुंजी उन पेपर्स की तरफ देखता है, जैसे इन पेपर्स को देखता है तो उनके ऊपर काफी सारे रिंकल्स पड़े होते हैं। वो उन पेपर्स को देखता है और साथ ही उनको सूंघता और कहता है मास्टर क्या तुमने मुझे यहाँ पर टॉयलेट पेपर्स पकड़ा दिए हैं। ये मास्टर सोच रहे होते हैं इस लड़के की नाक कुत्ते की तरह इतनी ज्यादा तेज है कि इसने पेपर्स को हाथ में पकड़ते पहचान लिया कि ये टॉयलेट पेपर की तौर पर मैं इनको यूज करता हूँ, अपनी तशरीफ को साफ करता रहा हूँ इनके साथ। फिर साथ ही हमारा जुंजी कहता है अच्छा ठीक है मैं इनको ले जाता हूँ। तुम्हारा जुंजी इन पेपर्स को लेने के बाद मास्टर से कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर साथ ही वो पेपर को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। जबकि मास्टर सोच रहे होते चलो शुक्र है कि ये लड़का यहाँ से चला गया, कि इस लड़के के साथ बात करना मेरे रोने से भी ज्यादा थका देने वाला काम है। तुम्हारा जुंजी वहाँ से बाहर आने के बाद बाहर बैठा होता है और उन पेपर्स को देख रहा होता है, हालांकि वो पेपर्स काफी ज्यादा गंदे होते हैं क्योंकि उनके ऊपर पॉटी भी लगी होती है। तो वो उन पेपर्स के अंदर से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जुंजी कहता है क्या वाकई में इनके अंदर कुछ
लिखा भी हुआ है। फिर ये सिर्फ और सिर्फ पॉटी साफ करने वाले पेपर्स ही हैं। तो पॉटी साफ करने के बाद पेपर्स मुझे पकड़ा दिए हैं। तो उसके बाद में कहता है कि मैं अपनी गोल्डन बुक को यूज कर सकता हूँ इसको एनालाइज करने के लिए। वो गोल्डन बुक से कहता है गोल्डन बुक इसको एनालाइज करो। गोल्डन बुक जैसे इसको एनालाइज करती है तो वाकई में उसके ऊपर सील कटिंग मेथड लिखा होता है। तो जुंची उसी के साथ ही वहां पर से 3 पत्थरों को उठाता है और साथ ही उनके अंदर से सील कटिंग मेथड को यूज करते हुए उनके अंदर फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। तो जब हमारा जुंची वहां पर उन तीनों पत्थरों को सामने की तरफ करते हुए उनको आपस में कनेक्ट करता है और साथ ही रे फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, तो हमारे जुंची ने फाइनली वहां पर तीनों में लिंक बना लिया। जुंची कहता है ये तो काम कर गया, मैंने काम कर लिया। और इसी के साथ उसके आसपास बहुत सारी एनर्जी होती है। वो जंगल में खड़ा होता है तो आसपास की एनर्जी जो होती है वो सारी की सारी वहां पर चली जाती है। हमारा जुंची उस सारी एनर्जी को महसूस करता है, उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। जुंची कहता है कि ये वाला जो सील कटिंग मेथड था ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। ये अपनी एनर्जी जो है वो यहाँ पर लिक्विफाई होती जा रही है। तो हमारा जुंची उस सारी एनर्जी को वहां पर ऑब्जर्व कर रहा था और कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं अपने स्पिरिचुअल लेवल के पीक पर पहुंचने वाला हूं। जबकि यहीं पर चीबू पेंग और साथ में मायरन को दिखाते हैं, वो दोनों भी वहीं पर बैठे होते हैं। तो मायरन कहता है तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे मास्टर ने यहाँ पर जुंची को एक मेथड दे दिया। जुंची को अपने पास से कुछ पेपर्स दिए हैं जिनके ऊपर मेथड लिखा हुआ था। और तो उसे कहता है कि ब्रदर तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने मास्टर को अपनी आंखों के साथ कल इन पेपर्स के साथ अपनी तशरीफ को साफ करते हुए देखा था। हमें तो लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ कचरा है, यानी कि मास्टर के पास कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं जिनके साथ वो अपनी तशरीफ साफ करते हैं, लेकिन असल में जिनके ऊपर तो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लिखी हुई हैं। तो मायरन कहता है तो इसका मतलब यह है कि ये लड़का हमसे भी ज्यादा स्मार्टर है। तो हमारा जुंची वहां पर काफी सारी प्रैक्टिस करता है। जब वो वहां पर बहुत सारी प्रैक्टिस करता है और बहुत सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है तो हमारा जुंची कहता है इस वक्त मैं अपनी स्पिरिचुअल लेवल की पीक पर पहुंच चुका हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा है, बस एक और स्टेप और उसके बाद मैं मैरो वाशिंग ग्राउंड में पहुंच जाऊंगा। जुंची के पास जो पत्थर होते हैं वो भी ग्राउंड के पास गिर जाते हैं और उनके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं क्योंकि वो वहां पर और ज्यादा एनर्जी को सॉक नहीं पा रहे होते। जुंची कहता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और ऐसा करना होगा जिसकी मदद से मैं मैरो वाशिंग ग्राउंड में पहुंच सकूं। मैरो वाशिंग ग्राउंड में पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाएगा क्योंकि अगर और ज्यादा एनर्जी को यूज करना है तो और ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ेगा और साथ में किसी और मेथड को भी यूज करना पड़ेगा। इसके साथ ही चीबू पेंग भागता वहां पर आता है और उसे कहता है कि बता जुंची मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, हम तुम्हें इससे बात करनी है। तुम्हारा जुंची कहता है क्यों नहीं। जुंची को अपने साथ लेकर रूम के अंदर चला जाता है। जैसे वो रूम के अंदर जाता है वो उसे कहता है कि बताओ अब क्या बात है। चीबू पेंग उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि शांत हो जाओ। इस वक्त ब्रदर मायरन जहाँ पर एक फिनिक्स ड्रा करने की कोशिश कर रहा है, उसकी आर्ट्स को देखना, तुम देखना वो कितनी ज्यादा कमाल की होती है। वो एक बहुत ही कमाल का फिनिक्स बनाने वाला है। हम लोग उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते। तो ब्रदर मायरन जो होता है वो वहां पर अपने हाथ में पेंसिल और ब्रश पकड़कर तो वो पेपर के ऊपर फिनिक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग अगली एपिसोड में देखेंगे कि उसका फिनिक्स कैसा होने वाला है। फिनिक्स को देखकर आपको हंसी जरूर आएगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर मायरन एक पेपर के ऊपर ड्रा करने की कोशिश कर रहा था एक फिनिक्स को। जुंची भी वहां पर पहुंच जाता है तो चीबू पेंग उसे कहता है खामोश हो जाओ, तुम इस ब्रदर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमारा फर्स्ट ब्रदर यहाँ पर फिनिक्स पे ड्रा करने की कोशिश कर रहा है। जुंची वहीं पर बैठ जाता है, साथ उसे चाय दी जाती है। तुम्हारा जुंची कहता है जिस तरह ब्रदर मायरन यहाँ पर अपने आप को साफ सुथरा रखता है, बिल्कुल एक लड़की की तरह दिखाई देता है और अपने आप को तैयार करके रखता है। मुझे लगता है कि इसकी पेंटिंग्स भी इसी की तरह बहुत ज्यादा हैंडसम होने वाली है। ये बहुत ही कमाल की पेंटिंग बनाएगा। जुंची वहीं पर बैठा होता है और कहता है चलो देखते हैं कि इसने यहाँ पर कैसा फिनिक्स बनाया। तो जैसे ही मेरा जुंची चाय पीते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और उस पेपर की तरफ देखता है तो उसे देखते के साथ ही उस बेचारे के मुंह से सारी चाय गिर जाती है और वो चाय जो होती है वो सीधी मायरन के ऊपर गिरती है। जुंची कहता है ये कोई फिनिक्स नहीं है बल्कि ये तो एक चिकन है जो कि ग्राउंड के ऊपर से चावल खा रहा है। मेरा जुंची जैसे ही वहां पर उसके फिनिक्स की ड्राइंग का मजाक उड़ाता है, इसी के साथ ही ब्रदर चीबू पेंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ब्रदर तुमने जहाँ पर फिनिक्स की 9th हेवन वाली इस पेंटिंग को खराब करवा दिया क्योंकि तुमने इस ड्राइंग को खराब करवा दिया। अब देखते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कौन बचाने वाला है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है क्या 9th हेवन, और इसी के साथ ही वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सामने की तरफ देखता है तो मायरन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। मायरन पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और उससे कहता है क्या तुम्हें मेरी पेंटिंग और मेरी ड्राइंग के साथ कोई मसला है, तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी पेंटिंग को खराब क्यों कर दिया। तुम्हारा जुंची उसे कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और साथ ही वो सोच रहा होता है ये तो पागल हो गया है, मैंने इसकी पेंटिंग को खराब कर दिया। तो अब यहाँ
पर जो बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है। चलो यहाँ पर इसको कुछ कहते हैं। वो कहता है ये पेंटिंग तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जुंची से कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी पेंटिंग क्या है। तो वो कहता है देखो जरा यहाँ पर फिनिक्स क्या कर रहा है। फिनिक्स यहाँ पर आसमान के अंदर सोरिंग करने वाला है, यानी कि आसमान के ऊपर उड़ने के बाद अब वो ग्राउंड के ऊपर वापस आया और नेचर में आकर वापस घुलने मिलने वाला है। यही इस पिक्चर जो है ये पिक्चर हमें दर्शा रही है। तो ये देखने के बाद मायरन उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो ये बात अच्छी है कि तुम्हें पता है मेरी आर्ट के अंदर क्या है। कम तो कोई तो यहाँ पर ऐसा है जो कि मेरी आर्ट को समझता है। और इसी के साथ ही मायरन पीछे की तरफ चला जाता है कि मोटू वहाँ पर सोच रहा होता है इस लड़के ने यहाँ पर तुक्का मारा और इसके साथ ही मायरन खुश हो गया है। तो माशुंची भी सोच रहा था चलो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर तुक्का लगाया और वो तुक्का भी लग गया। तो चीबू पेंग हमारे जुंची से कहता है चलो ठीक है मजाक की बातें बहुत हो गई, अब यहाँ पर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं। वो उसे कहते हैं अब जबकि तुम यहाँ पर हम में से एक हो, यानी कि अब तुम भी मास्टर का डिसाइपल और हम तीनों में से एक हो, तो अब हम लोग तुम्हें यहाँ पर सेक्टर के कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे। तुम्हारा जुंची कहता है मैंने यहाँ पर इनके सेक्टर को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया, यानी कि इन लोगों के वेंजिंग पीक को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया क्योंकि इन लोगों ने भी इस बात को मान लिया है। आगे बढ़ता है और उसे कहता है हमारी वेंजिंग पीक को अगर तुमने ज्वाइन किया तो फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला क्या है, तुम्हें यहाँ पर कॉन्शियस के बारे में सोचना होगा, तुम्हें यहाँ पर कॉन्शियस को सीखना होगा। तो अपने पास अपनी पावर्स को रिलीज करता है। एक पावर बीड होता है जो कि उसके माथे के अंदर चला जाता है। वो शुंची के माथे के अंदर उसे भेज देता है और कहता है ये वो पावर बीड है जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और इसकी मदद से तुम कॉन्शियसनेस को हासिल कर सकते हो, आसपास की नॉलेज को हासिल कर सकते हो। ठीक है, इसकी मदद से तुम वो सारी चीजें हासिल कर सकते हो जो तुम सोचते हो, जो तुम हमारे सेक्टर के बारे में जानना चाहते हो। तुम्हें इस बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है कि ये तुम्हें एनलाइटमेंट देगा, सारे सवालों के जवाब भी दे सकता है। तुम्हारा शुंची कहता है क्या वाकई में? फिर साथ ही वो से कहता है क्या तुम दोनों को इसने इस बारे में नहीं बताया कि ड्राइंग कैसे करनी है और साथ ही कैसे खाना है? तो वो दोनों इस बात से शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ये कॉन्शियस इस तरह काम नहीं करता और ना ही इस तरह के कोई सवालों के जवाब देता है। जबकि चीबू पेंग उसे कहता है कि यहाँ पर सवाल पूछना बंद करो, बल्कि हमने तुम्हें ये वाला कॉन्शियस बीड इसलिए दिया है ताकि तुम इसकी मदद से उसने तुम्हें जो स्पेल दिए थे उन स्पेल्स को अच्छी तरह से मास्टर कर सको। तुम्हारा शुंची कहता है क्या वाकई में? वो उसे कहते हैं हाँ वाकई में। तुम्हारा शुंची कहता है तो फिर ठीक है। तो चीबू पेंग उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी डिसाइपल्स हैं, क्योंकि हम सिर्फ 3 नहीं है बल्कि हम 6 लोग हैं और यहाँ पर 6 लोगों में 2 लड़कियां भी हैं। उनमें से एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हमारे मायरन की गर्लफ्रेंड है, वो इसकी फियांसे है और जब तुम उसे देखोगे देखना तुम्हारे पाँव जमीन के ऊपर लगेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसकी बातें सुनने के बाद मायरन पीछे खड़ा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसे एक जबरदस्त पंच मारता जिससे बेचारे को ऊपर वाली छत तोड़कर बाहर फेंक देता है। इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसका मतलब है कि मायरन की गर्लफ्रेंड के बारे में कोई बात नहीं करनी। ऑटो चलाकर उसे कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों मारा है, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर ही क्यों अटैक करते हो, तुम यहाँ पर जुंची के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते, जुंची को तुम हार्ड टाइम क्यों नहीं देते, क्या तुम उससे डरते हो क्योंकि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जुंची भागने के बाद वहीं पर दीवार के पीछे छुप कर देख रहा होता है क्योंकि वहाँ पर मायरन चीबू पेंग को पीट रहा होता है। तो जुंची कहता है क्या मैं भी अब इन पागलों का हिस्सा बन चुका हूँ, क्या अब मैं भी एक पागल बन चुका हूँ? इसके बाद जुंची को वहाँ पर माउंटेन बेल बजने की आवाज आती है। जुंची कहता है ये क्या, लॉन्ग शो पी के बेल को किसी ने फिर से बचाया, चलो जल्दी से वहाँ पर चलकर देखते हैं क्या आखिर इस बेल को किसने बजाया है। ड्रैगन पीक का सीन दिखाते हैं। ये सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बेल बजी थी। सिर्फ और सिर्फ कोल्ड सैपल्स को बेल को बजाकर बुलाया जाता है। तो सभी कोल्ड सैपल वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर सामने इनके पैट्रियार्च खड़े होते हैं। महाराज जुंची जाकर देखता है और कहता है ये क्या, लगता है कि यहाँ पर कोई खबर होगी, इसी वजह से पैट्रियार्च सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है। तो जिंगजी भी महाराज जुंची के पीछे खड़ी होती है और शर्मा रही होती है। महाराज जुंची कहता है जिंगजी ये भी कोल्ड सैपल बन गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये कैसे कोल्ड सैपल बन गई है। तो पैट्रियार्च उन सभी लोगों से कहते हैं कि मैंने कोल्ड सैपल बू फैन से एक मैसेज सुना था, उसने कहा कि उसे एक सीक्रेट राम मिली है, एक सीक्रेट राम जहां पर रूटलेस फ्लेम है और उस रूटलेस फ्लेम के काफी सारे फायदे हैं। अगर वो हमें मिल जाती है तो उस रूटलेस फ्लेम को हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी लड़के ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने रूटलेस फ्लेम के बारे में सुना है कि रूटलेस फ्लेम को जो भी यूज करता है वो अपनी बॉडी के अंदर से कचरे को निकाल सकता है और उसके बाद अपने आप को मैरो वॉशिंग राम में पहुंचा सकता है। कि ब्रेक थ्रू करने के लिए वो एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट है अगर वो हमें मिल जाता है। वहीं पर एक और लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि अगर हम लोग इस रूटलेस फ्लेम को यूज करते हुए अपने आप को मैरो वॉशिंग राम में पहुंचाते हैं यानी ब्रेक थ्रू करते हैं, हमारा ब्रेक थ्रू जो होने वाला है वो बाकी के सभी के ब्रेक थ्रू से बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल होगा और बाकी सभी लोग जो नॉर्मल ब्रेक थ्रू करते हैं उनसे ज्यादा पावरफुल होगा। हमारा शुंची सभी की बातें सुन रहा होता है जबकि यहीं पर पैट्रियार्च कहते हैं शुंची चलो जल्दी से ऊपर आ जाओ। शुंची कहता है पैट्रियार्च क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? पैट्रियार्च उसे कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे
बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम कोड सैपल्स के चीफ हो, यानी कि तुम इन सभी के लीडर हो, तो फिर तुम ही यहाँ पर इन सभी की टीम को लीड करने वाले हो। जुंजी जी बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है पैट्रियट, ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से अदा करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे ये बताया क्या मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमको पूरा करने के लिए कोई स्पेशल ट्रेजर मिलेगा जिसे मैं अपने साथ रख सकूं? ट्रेजर से कहते हैं नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं तुम्हारे पास जो जियोमेट्रिक रे फॉर्मेशंस को बनाने का स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छा है। वहाँ पर उस सीक्रेट रैम के अंदर बहुत सारी रे फॉर्मेशंस है, ट्रैप के तौर पर बिछाई गई है। मुझे लगता है किसी वजह से तुम्हें इस टीम को लीड करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास रे फॉर्मेशंस को डिक्लाइन करने और इनको बनाने का टैलेंट भी है। तो जुंजी इस बात से काफी उदास होता है और कहता है कि पैट्रियट मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं देने वाले, जो तो बहुत ही बुरा है। फिर साथ ही वो जिंगजी को देखता है और कहता है चलो जिंगजी चलकर बात करते हैं। तो वो जल्दी से भागता है जिंगजी की तरफ आगे जाता है और उसे कहता है जिंगजी तुम कहाँ पर जा रही हो? जिंगजी उसे कहती है क्या लड़कियां तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारा जुंजी आगे बढ़ता है, उसकी थोड़ी को पकड़ता है और उसे कहता है ये ट्रिप बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, मिस्टीरियस राम की ट्रिप, क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ चलो, तो किसी और जगह के ऊपर चलते हैं, किसी बंद कमरे में जाकर हम लोग आराम से बैठकर कुछ प्लान बनाते हैं। जिंगजी शर्माते हुए उसे धक्का देते हुए पीछे की तरफ कहती है दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बैठकर कोई प्लान नहीं बनाने, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जुंजी कहता है ये लड़की अचानक से भाग क्यों गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे प्रिटी फेस की वजह से वो बेचारी यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रही थी, इसी वजह से वो भागकर चली गई। जबकि जुनजिन उसे कहता है कि अब तुम्हारी शक्ल बहुत ज्यादा बद्दी दिखती है, इसी वजह से वो डर कर चली गई होगी। तो उसके बाद हमारा जुंजी उसे पीटने शुरू कर देता और कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर बीच में आकर बकवास करो? पर हमारे मास्टर सीटू को भी दिखाते हैं। मास्टर सीटू साइड के ऊपर खड़े होते हैं, अपनी इविल पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि बहुत ही जल्दी देखना, टाइम पूरा होने वाला है, 3 महीने का टाइम पूरा हो जाएगा और उसके बाद देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। में सैंड बैंक का दिखाया जाता है। तो ये सभी बच्चे अपनी टीम लेकर सैंड बैंक में पहुंच जाते हैं। तो मास्टर बाइजून और इसके साथ साथ मास्टर बीजिया भी इन लोगों के साथ ही होती हैं। तो सभी बच्चे आगे होते हैं, तुम्हारे जुंजी सबसे आगे इनको लीड कर रहा होता है। तो वहीं पर रास्ते में जाते हुए इनके सामने काफी सारे सैंड मॉन्स्टर्स निकल गए, ये सभी सैंड स्नेक्स होते हैं। जुंजी उन सभी के ऊपर अटैक करने वाला है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए पियरलेस फिंगर स्किल को यूज करते हुए सभी स्नेक्स के ऊपर अटैक करता है और एक ही अटैक में सभी स्नेक्स को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद हमारा जुंजी कहता है देखा तुमने मैं कितना ज्यादा कूल हूँ। सभी के सामने अपने आप को कूल साबित करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही जिंगजी से कहता है इस तरह का कूल और हैंडसम गाय तुम्हें कहाँ पर मिलेगा? जबकि जिंगजी से कहती है दफा हो जा, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। बाकी के सभी लोग वहाँ पर हमारे जुंजी के ऊपर अंडे फेंक रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो पक्का एक लड़की बात है, देखो तो जरा। बाकी सभी को इग्नोर करते हुए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जबकि हमारा जुंजी नाक में उंगली डालते हुए सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग बस यहाँ पर मुझसे जेलस हो रहे हो, क्योंकि तुम सभी लोग ये काम कर नहीं सकते इसी वजह से। इसी के साथ ही मास्टर बीजून आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, बहस करना बंद करो, हमारे सामने सीक्रेट ड्राम है। तो उनके सामने सीक्रेट ड्राम होती है, तो वो लोग अब सीक्रेट ड्राम के अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? एस्केपर के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि महाराज जुंजी अपने कोड सैपल्स की टीम को लीड करने के बाद सीक्रेट एरिया के बाहर पहुंच जाते हैं। सीक्रेट एरिया के बाहर पहुंचने के बाद मास्टर बीजन सभी लोगों से कहते हैं कि हम लोग सीक्रेट एरिया के करीब पहुंच चुके हैं, जहाँ पर सामने सीक्रेट एरिया है। इसके साथ ही वो लोग वहीं पर रुकते हैं और सीक्रेट एरिया की तरफ ही देख रहे होते हैं कि उसी वक्त तो बू फैन भी वहां पर पहुंच जाता है। बू फैन जो होता है वो कोड सैपल्स का नंबर 1 था हमारे जुंजी के आने से पहले। तो वो वहां पर उन सभी के पास आता है, चलाकर उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग जहाँ पर आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बू फैन वहां पर उन सभी के सामने एक बहुत ही दासूसी एंट्री मारता है। जैसे वो उन सभी के सामने दासूसी एंट्री मारता है, उन सभी को अपने बारे में बताता है कि वो कौन है। वो कहता है मेरा नाम लियांग बू फैन और मैं तुम सभी का इंतजार कर रहा था। बच्चे उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर बू फैन तुम्हें मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, हमें तो आज भी तुम्हें यहाँ पर अपना चीफ डिसाइपल मानते हैं, क्योंकि तुम कोड सैपल्स के चीफ हो। हम लोग आज भी इसी बात को मानते हैं और ये लड़का जुंजी ये तुम्हारी जगह कभी भी नहीं ले सकता। तो मास्टर बीजन से कहते हैं कि बू फैन तुमने यहाँ पर हमारे सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि तुमने यहाँ पर इस सीक्रेट राम को ढूंढा है, तो उसका मतलब यह है कि इसका कंट्रीब्यूशन तुम्हें भी जाएगा। वो उनसे कहता है कि आपको यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये तो हमारा टीम वर्क है, हम सभी लोग मिलकर अब सीक्रेट राम के अंदर जाएंगे। इसी के साथ ही वो जिंगजी की तरफ देखता है और उसे कहता है जिंगजी तुम भी यहाँ पर आई हो। जबकि जिंगजी उसे कहते हैं कि बू फैन तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। जबकि हमारा जुंजी जो होता है उसे लगता है जैसे वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला हो गया, वो साइड के ऊपर अकेला बैठा है, तो बाकी ये सभी लोग बू फैन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। इस बात से हमारा जुंजी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जबकि मोटू उसके पीछे खड़ा होता है। मोटू कहता है कि कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है, देखो तो जरा यहाँ पर कौन जेलस हो रहा है। तो मास्टर बीजिया उन सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग शांत हो जाओ और बू फैन से कहती है बू फैन बताओ सीक्रेट राम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट राम के अंदर कब जाया जा सकता है। तो बू फैन उनसे कहता
है। इस सीक्रेट राम के अंदर बहुत सारी जियोमेट्रिक अरे फॉर्मेशंस हैं। उन जियोमेट्रिक अरे फॉर्मेशंस की मदद से बहुत सारे ट्रैप्स बिछाए गए हैं, जिसकी वजह से सीक्रेट राम को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर इस सीक्रेट राम के अंदर बहुत सारी एनर्जी है जो कि हेवन एंड अर्थ की एनर्जी है, और यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है। जो एक और बात, यहाँ पर जो अरे फॉर्मेशन है वो ऐसे लोगों को अंदर जाने से रोकती है जो कि मैरो वाशिंग राम में हो। मैरो वाशिंग राम के लोग अंदर नहीं जा सकते, उससे लोअर राम के लोग ही अंदर जा सकते हैं। तब बीजुन कहते हैं चलो फिर ठीक है। वो जुंची से कहते हैं जुंची चलो जल्दी से अपनी टीम को लो और अंदर चले जाओ। तुम अपनी टीम को लेकर अंदर जाओगे, अगर तुम्हें वहाँ पर कोई भी खतरा नजर आए तो जल्दी से बाहर चले आना। ये बात सुनने के बाद वुजियांग उनसे कहता है कि मास्टर जी आप क्या कर रहे हैं, बू फैन यहाँ पर आ चुका है। बू फैन उससे ज्यादा अच्छा कैंडिडेट है। बू फैन ने इस राम को ढूंढा था, तो इसका मतलब यह है कि बू फैन को ही लीडर बनाया जाना चाहिए था। बू फैन आगे बढ़ता है और वुजियांग से कहता है कि वुजियांग शांत हो जाओ। मास्टर बीजुन को अच्छी तरह से पता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्हें किस बंदे को यहाँ पर अपॉइंट करना है। तो मास्टर बीजुन यहाँ पर उन सभी लोगों को बताते हैं कि वो जुंची को यहाँ पर लीडर क्यों बना रहे हैं। वो कहते हैं बू फैन एक बहुत ही डिसेंट मैन है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बू फैन को नुकसान पहुंचता हुआ नहीं देख सकते। इस वजह से बू फैन को टीम का लीडर बनाकर अंदर नहीं भेजा जाएगा। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जुंची वहाँ पर जाए। जुंची इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बात सुनने के बाद जुंची चिल्लाकर उनसे कहता है तो आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मैं कोई डिसेंट इंसान नहीं हूँ? आपके कहने का मतलब यह है कि मुझे नुकसान पहुंचता है तो पहुंचे, लेकिन बू फैन को नहीं पहुंचना चाहिए। तो मास्टर बीजुन आगे बढ़ते हैं, उसके सर में एक थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते हैं बेवकूफ कहीं के, तुम्हें यहाँ पर जियोमेट्रिक अरे फॉर्मेशंस के बारे में इससे ज्यादा पता है, यानी बू फैन से बेहतर तुम हो अरे फॉर्मेशंस के मामले में। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर टीम को लीड करो। जबकि मोटू भी आगे बढ़ता है और रुंची से कहता है कि ब्रदर हम लोग यहाँ पर एक कंसेंसस तक पहुंच चुके हैं, यानी कि हम सभी में मिलजुल कर ये फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि तुम ही यहाँ पर टीम को लीड करोगे। चलो जल्दी से तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे सुंची के पास अब यहाँ पर कोई भी चारा नहीं होता, उससे अब टीम को लीड करते हुए आगे जाने पड़ेगा। तुम्हारा सुंची सीक्रेट राम के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो एक शील्ड ही होती है, शील्ड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बाकी के सभी लोग भी उसके साथ होते हैं। उसकी टीम जो उसके साथ अंदर जाने वाली है, उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अंदर से आने वाली इमेंस एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। मैं इसे कहता है मुझे लगता है कि सीक्रेट राम के पैसेज को सिर्फ और सिर्फ बू फैन ही ओपन कर सकता है, क्योंकि हमें से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बू फैन की तरह वो इसको ओपन कर सके। पर वुजियान को दिखाते हैं। वुजियान आगे बढ़ता है, जुंची से कहता है कि तुम यहाँ पर चीफ डिसाइपल बनना चाहते हो बाकी के सभी कोड डिसाइपल्स का। मुझे नहीं लगता है कि तुम इस अरे फॉर्मेशन को भी तोड़ पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस अरे फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो? जुंची से कहता है कि ये तो बहुत आसान है, और इसी के साथ वह जुंची आगे बढ़ने लगा है। जबकि दूसरी तरफ से बू फैन से कहता है जुंची अगर तुम्हें यहाँ पर लगे कि तुम इस अरे फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते तो फिर मेरी मदद ले सकते हो। ये अरे फॉर्मेशन ये चेंजेबल है, यानी किसी वक्त भी अपनी जो सीक्रेट पॉइंट होगा उसको चेंज कर देती है। तुम वीक पॉइंट के ऊपर अटैक नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जुंची से कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे ऊपर लुक डाउन कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं लूंगा। और इसी के साथ ही जुंची अपने पंच में पावर को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। तो जुंची का जो पंच होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग पंच होता है कि सामने से काफी बड़े हिस्से की शील्ड को तोड़ देता है। इस बात से बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जी यहाँ पर क्या हुआ? जुंची इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि इसने यहाँ पर शील्ड को टुकड़े टुकड़े कर दिया है? बाकी के सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि ये लड़का अपनी स्पिरिचुअल राम की पीक तक पहुंच चुका है, इसी वजह से इसने आसानी से बैरियर को तोड़ दिया। तुम्हारा जुंची भी वहाँ पर अपनी बड़ाई महसूस कर रहा होता है और सोच रहा होता है तुम सभी लोगों को लगता होगा कि मैं एक बहुत ही महान इंसान हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पर इस रे फॉर्मेशन के अंदर वीक पॉइंट को एनालाइज कर लिया था अपनी गोल्डन बुक की मदद से, वजह से मैं इसको तोड़ पाया हूँ। सब बीजुन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मिस्टीरियस राम ओपन हो चुकी है। अंदर जाने के बाद तुम लोगों को अपनी सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। मैं फिर से यहाँ पर तुम्हें कह रहा हूँ रूटलेस फ्लेम सेकंड नंबर पर आएंगी, तुम्हारी सेफ्टी पहले नंबर पर आएगी। यानी कि जो खजाना मिलने वाला है वो अगर तुम्हें छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन अपनी जान बचाना। सुनची उन लोगों से कहता है कि तुम में से जो लोग स्पिरिचुअल राम की टॉप पर हैं वो सभी लोग मेरे साथ पहले अंदर जाएंगे। बाकी के जितने भी मेल डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे फॉलो करेंगे, जबकि जितनी भी फीमेल डिसाइपल्स हैं वो सारी की सारी लास्ट के ऊपर जाएंगी। वो उन सभी को अरेंज कर देता है। जबकि वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मिस्टीरियस राम को ओपन कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि तुम हमारे कोड डिसाइपल्स के लीडर बनने वाले हो। तुम्हारा जुंची इसी के साथ ही उसे वहाँ पर धक्का देता और नीचे गिराकर उसे मारना शुरू कर देता और कहता है बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बात करते हो, तुम्हें तब तक नहीं मानने वाले जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार मार कर तुम्हारा कीमा ना बना दूं। चलो दफा हो जाओ, जल्दी से अंदर चले जाओ। कि वो अभी भी चिल्लाकर उसे कह रहा था कि मैं कभी भी तुम्हें इस बात की अप्रूवल नहीं दे सकता कि तुम हमारे कोड डिसाइपल्स के लीडर बनो, तुम कभी भी हमारे चीफ नहीं बन सकते। सभी बच्चे जब अंदर चले जाते हैं, सभी के अंदर चले जाने के बाद मास्टर बीजुन अपने पास एक थैला निकालते हैं और शुंची को देते हुए कहते हैं कि इसको अपने पास रखो। शुंची उसको ओपन करता है तो उसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। तो शुंची कहता है ये सारे के सारे तो स्पिरिट जेम्स हैं। मास्टर बीजुन से कहता है कि सेक्टर लीडर ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था और साथ ही मैं
तुम्हें यहाँ पर फिर से बता दूं कि सेफ्टी पहले आती है। तुम्हें वहाँ पर खतरा लगे तो सभी बच्चों को लेकर सेफ एंड साउंड बाहर आ जाना। जी कहता है कि मास्टर बीजू, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो सभी बच्चे जब अंदर चले जाते हैं तो पोर्टल बंद हो जाता है। उन सभी के अंदर चले जाने के बाद मास्टर बीजिया से कहते हैं कि वो सभी तो अंदर चले गए, क्यों ना हम लोग भी यहाँ पर अब अकेले हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर लें, आसपास घूमते हैं, थोड़ी चहलकदमी करते हैं। तो मास्टर बीजिया से कहते हैं नहीं, मुझसे दूर रहो। तो नेक्स्ट सीन हमें अंदर का दिखाया जाता है। मिस्टीरियस राम के अंदर का सीन दिखाते हैं। तो जुंची अपने दोस्तों के साथ अंदर होता है और कहते हैं क्या यही मिस्टीरियस राम है, जहाँ पर तो हर तरफ बहुत ज्यादा हरियाली है, यहाँ पर तो काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। जुंची बू फैन से कहता है बू फैन चलो जल्दी से यहाँ पर मुझे एक सेफ प्लेस के बारे में बताओ, क्योंकि तुम पहले यहाँ पर आ चुके हो, तो कोई सेफ प्लेस ढूंढो जहाँ पर हम लोग कैंप लगा सके। उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम यहाँ पर हमारे नए चीफ और तुम यहाँ पर इस टीम के लीडर भी हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले आगे बढ़कर कैंप के लिए जगह ढूंढनी चाहिए? बू फैन को नहीं, यहाँ पर बू फैन को क्यों कह रहे हो? हम लोग यहाँ पर तुम्हारी इनकम्पिटेंस की वजह से मरना नहीं चाहते। अगर तुम यहाँ पर बू फैन से ये काम करवाना चाहते हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर चीफ की पोजीशन बू फैन को ही दे दो। ठीक है, सभी बच्चे भी वहाँ पर बात कर रहे होते हैं क्या जुंची वाकई में यहाँ पर जॉब पूरी कर पाएगा? अगर हम लोग जुंची की वजह से यहाँ पर मारे गए तो फिर तो बहुत ही बुरा होगा। हम लोग जुंची की वजह से मारे नहीं जाना चाहते। तो वो जुंची से कहता है क्या तुमने सुना यहाँ पर बाकी के सभी लोग क्या बातें कर रहे हैं, जबकि हमारा जुंची जल्दी से आगे बढ़ता है। वूसियान के मुंह पर एक थप्पड़ मारता है, उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर बाकी सभी लोगों के दिमाग खराब कर रहे हो। उसके बाद हमारा जुंची सभी लोगों से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम सभी लोग इस बात को प्रूव करते हो कि नहीं कि मैं कोड सैपल्स का लीडर बन सकता हूँ, और तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करता, उनमें से कोई भी यहाँ पर मेरे फेस के ऊपर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता जो मैं उसे करने का कहता हूँ, तो फिर उसके साथ मैं बहुत ही बुरा करने वाला हूँ, मैं उसे सीक्रेट रूम के अंदर से बाहर फेंक दूंगा। सभी लोग कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा टफ है, हमें इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। हमारा जुंची यहाँ पर उन सभी लोगों को डरा देता है और उसके बाद वो बू फैन से कहता है बू फैन चलो जल्दी से यहाँ पर कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर हम लोग कैंप लगा सके। तो बू फैन उसे कहता है हम लोग जिस जगह के ऊपर खड़े हैं यही जगह सबसे परफेक्ट है, तुम यहाँ पर कैंप लगा सकते हो। जुंची कहते तो फिर ठीक है, हम लोग यहीं पर कैंप लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।